हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक सब्जेक्ट। बुक हमारी है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इससे पहले 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th ESP नाम से, यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारी eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर हमारा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है? जब हमारे पास डेटा आता है प्राथमिक स्रोत से, द्वितीयक स्रोत से, तो हम क्या करते हैं, उसको संगठित करते हैं, संकलित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डाटा को अच्छे से लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अर्थ है डेटा को इस तरह से स्पष्ट, सुंदर और व्यवस्थित रूप में दिखाना कि आसानी से समझा जा सके, तुलना की जा सके और विश्लेषण किया जा सके। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या करता है कि भाई उस डेटा को बिल्कुल स्पष्ट, सुंदर और व्यवस्थित बना देता है, जिससे लोग उसे आसानी से समझ सके, तुलना कर सकें और विश्लेषण कर सकें। तो इसके लिए 3 तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले आपकी आती है पाठ्य विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरी आपकी आती है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, तीसरी आपकी आती है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इनके भी पार्ट है, इन सबको हम आगे डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्य प्रस्तुति यानी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है। पाठ्य या वर्णनात्मक प्रस्तुति आंकड़ों को शब्दों और वाक्यों के माध्यम से प्रस्तुत करने का तरीका है। तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? पाठ्य प्रस्तुतिकरण में होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको शब्दों या वाक्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आंकड़े अध्ययन के पाठ या विषय वस्तु का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो जो भी विषय वस्तु है उसके आधार पर डेटा को प्रस्तुत किया जाता है और तब उपयोग किया जाता है जब आंकड़ों की मात्रा कम होती है। और इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास आंकड़े कम मात्रा में हो। ठीक है, तब हम इस विधि का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिसमें 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो यह जानकारी बिना किसी तालिका या ग्राफ के समझी जा सकती है। यानी अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं भाई कि 30 जो हैं वो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, आसानी से निकल गया। लेकिन अगर पूरे स्कूल की जानकारी देनी हो तब क्या होगा? तब हम अगर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के देंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा तो क्या होगा? थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है ना, उसको समझना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरे स्कूल का दे दिया जाए भाई क्लास 1 से लेकर 12 तक इतने बच्चे हैं, अब इसमें बताओ कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, तो अगर पूरा लिख के दिया जाएगा, वाक्यों में प्रस्तुत किया जाएगा, शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, उपयुक्तता क्या है इसकी? तो आंकड़ों की मात्रा कम हो तब इस यूज किया जा सकता है। अध्ययन में आंकड़े एक सहायक साक्ष्य के रूप में हो, यानी हमारे पास पता हो जो आंकड़े हमारे पास हैं, साक्ष्य के रूप में हमें दिखाना हो। जब डेटा को तालिका या चित्र में बदलना आवश्यक ना हो, यानी कुछ मात्रा में अगर है, एक क्लास का दे रखा है या कुछ कम संख्या में लोग हैं, तो उनको अगर आप आसानी से समझा सकते हैं तो तालिका बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तब ये उपयुक्त है। उदाहरण, पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है कहने की बजाय पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, ये अधिक सटीक और सार्थक है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में आप बिल्कुल समझा सकते हैं भाई। तो ये क्या है? एक आसान तरीका होता है। लाभ क्या है इसका? विस्तृत व्याख्या की सुविधा होती है, शोधकर्ता डेटा को विस्तार से समझा सकते हैं। तो इसका लाभ यही है कि भाई अगर कम डेटा है उसको आसानी से और डीपली समझाया जा सकता है, अच्छे से उसका वर्णन किया जा सकता है। गुणात्मक आंकड़ों को भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी अगर कोई उसके गुण बताने तो वो भी हम साथ साथ बता सकते हैं उसमें, ये आसानी से हो जाता है। छोटे समूहों के आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, छोटे समूह है उनके आंकड़े बताना है तो आसानी से हम इसको बता के और समझा सकते हैं लिख के या मौखिक द्वारा। हानियां क्या है इसकी? एक नजर में निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, मुख्य बात समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। यानी आपको अगर इसका निष्कर्ष देखना है तो आप नहीं दे सकते, आपके पास टेबल वगैरह है तो आप कंक्लूजन देख लेंगे, टोटल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पाठ्य प्रस्तुति करी गई तो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। बड़े समूहों के आंकड़ों के लिए अनुपयुक्त है, बहुत अधिक विवरण हो जाता है, और अगर ज्यादा आंकड़े हमारे पास हैं तब उनको लिख के और देखना और समझना और निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। समय अधिक लगता है, उपयोगकर्ता को पूरी जानकारी पढ़नी पड़ती है, तो समय अधिक लगेगा। अगर आपको किसी चीज की जानकारी पानी है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगता है, तब जाके आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी हानियां है। दूसरा आता है आपको आंकड़ों की सारणीबद्ध प्रस्तुति। ठीक है, तो आंकड़ों को किस तरह से सारणी में प्रस्तुत किया जाता है? तो संख्यात्मक आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत
प्रस्तुतीकरण सारणीबद्ध कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे किया जाता है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपके कॉलम और ये हो गए आपके रो। तो इस तरह से क्या किया जाता है, डेटा को इसमें लिखा जाता है और समझाया जाता है ताकि समझ जाए कोई भी अगर देखे उस डेटा को तो। ठीक है, यह प्रस्तुति को सरल और विश्लेषण आसान बनाने के लिए डिजाइन की जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर आप सारणी में होता है तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं देखकर। मुख्य विशेषताएं क्या है, संबंधित जानकारी को पास रखकर तुलना आसान बनाता है। ठीक है, दो जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप आसानी से, नहीं अगर आपको सेक्शन ए क्लास सेक्शन बी का अगर तुलना करना है कि भाई कौन से सेक्शन के बच्चों का ज्यादा अच्छा प्रदर्शन, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आगे की सांख्यिकी विश्लेषण और व्याख्या में मदद करता है, तो आप उसमें सुधार करना चाहें और विश्लेषण करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। न्यूनतम स्थान में अधिकतम जानकारी देना। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एक टेबल है, एक टेबल के अंदर आप पूरे क्लास की अगर जानकारी दे रहे हैं यानी कम जगह में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसका फायदा होता है। सारणीकरण के उद्देश्य क्या है, क्यों सारणियां बनाई जाती हैं, तो देखिए जटिल डेटा को सरल बना देता है, यानी हमारा बहुत सारा डाटा है उनको देखना है समझना है तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं सारणी बनाकर। तो वर्गीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, तो क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़े और बिखरे हुए डेटा को संक्षिप्त व सार्थक रूप में बदल सकते हैं, यानी आपके पास बहुत सारा डाटा है तो आप कर सकते हैं उसको टेबल बना के बिल्कुल आसानी से समझा सकते हैं छोटे तौर पर। स्थान की बचत करना, कम जगह में अधिक जानकारी प्रस्तुत करी जा सकती है। डेटा की गुणवत्ता और उपयोगिता बनाए रखना, तो इससे क्या होता है, डेटा की जो गुणवत्ता है यानी किस पर्पज से लिया गया है और कितना उपयोगी है उसको आसानी से समझा जा सके। तुलना को आसान बनाता है, विभिन्न अवलोकनों की जल्दी और स्पष्ट तुलना करने में मदद करता है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, डेटा को देखकर सारणी में आसानी से चीजों की तुलना और समझ सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण में सुविधा देना, यानी औसत हो गया, प्रसारण हो गया, सह संबंध निकालना हो गया, आदि की गणना जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यह डेटा वर्गीकरण और डेटा प्रस्तुतिकरण के बीच का चरण होता है। तो वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण के बीच में आप जो भी काम करते हैं वो इसके अंदर आता है, यानी सांख्यिकी विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। संदर्भ प्रदान करना, शीर्षक और तालिका संख्या के साथ डेटा को व्यवस्थित करने के भविष्य के संदर्भ में लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डाटा बनाया गया है तो उसका संदर्भ देना आसान होता है और भविष्य में भी इसका यूज किया जा सकता है। एक अच्छी सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो जब एक सारणी बनाई जाती है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो सारणी बनाना केवल डेटा भरना नहीं होता, वह यह एक विशिष्ट और विशेषज्ञ कार्य है जिसमें सांख्यिकी ज्ञान के साथ साथ अनुभव, योग्यता और सामान्य समझ भी जरूरी है। यानी जब एक सारणी बनाई जाती है तो उस सारणी को किस पर्पज से बनाया गया है ये देखना जरूरी है। अनुभवी लोग बनाए तो ज्यादा जरूरी हो, उनको पता होना चाहिए कि भाई लोग किन चीज को देखना चाहते हैं, किसका कंपेयर करना चाहते हैं और किस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सारे वैज्ञानिक तरीके जो इसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए ताकि लोगों को समझाना बिल्कुल आसान हो जाए और बहुत सारे डेटा को सरलीकरण तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले क्या जरूरी होता है, शीर्षक लिखना, यानी सारणी के ऊपर एक स्पष्ट, आकर्षक और सार्थक शीर्षक होना चाहिए। यानी जो भी आप डेटा बना रहे हैं यानी जो भी आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं सारणी की, वो किसके ऊपर है ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, यानी टाइटल होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये रहा, तो टाइटल पता होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसमें बहुत सारी चीजों को समझा सकते हैं। दूसरा, प्रबंधीय आकार, मैनेजेबल साइज होना चाहिए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। आकार उद्देश्य और आंकड़ों की प्रस्तुति के अनुसार होना चाहिए। तो जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं इसके अंदर वो आपको देखना होगा भाई कि जो सबसे पहले तो जो देखिए कॉलम है, यानी जिस चीज का कॉलम है देखिए सब हेडिंग का बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये अगर कॉलम हेडिंग है सेम होनी चाहिए, तो बॉडी देखिए, ठीक है ना, इनके कॉलम जो सेम होने चाहिए, रो जो होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, प्रबंधी, यानी जो आकार है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि देखने में जो है अच्छी लगे। आकर्षक होनी चाहिए, यानी डिजाइन ऐसा हो देखने और पढ़ने दोनों में सुखद हो, यानी देखने में भी अच्छी लगे और आप जिस चीज का डेटा लेना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो आपको आसानी से समझ आ रहा हो। ठीक है, और विशेष जोर किस चीज पे होना चाहिए, तुलना वाले आंकड़े बाएं कॉलम में हो और शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई कि अगर आपको क्या करना है, देखिए ये है, ये मोटे अक्षर में लिखे हुए हैं और इनको तुलना करना आसान हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान से करना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप होने, यानी सारणी सांख्यिकी जांच के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, यानी किस उद्देश्य से बनाई गई है, किस चीज के लिए बनाई जा रही है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। सरलता होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी इसमें जो डेटा लिखा जाए वो आसानी से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन के लिए छोड़ देंगे तो कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल, यानी अगर आपने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे आप टोटल लिखें ताकि लोगों को समझ में आ सके भाई टोटल कितना है। आंकड़ों की तुलना, तुलना योग्य आंकड़ों को स्तंभों में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो तुलना करना आसान हो, जैसे ये रहा। ठीक है, इसमें अगर जो डेटा भरा जाएगा तो क्या होगा, हम तुलना आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्रमांकित पंक्तियां और स्तंभ होनी चाहिए, संदर्भों के लिए पंक्तियां और स्तंभ को क्रमांकित करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भाई, इसमें जो भी क्रम है उन क्रमों को लिखना जरूरी है।
स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति निष्कर्ष निकाल सके, सभी जरूरी जानकारी स्वतः स्पष्ट मौजूद हो, ठीक है। यानी कोई भी अगर डेटा दे रहा है, अगर उसको क्या करना है भाई, एक निष्कर्ष निकालना है कि भाई क्या निष्कर्ष निकला है, क्या टोटल निकला है, जो भी हमारा डाटा है, तो वो क्या कर सके, उसको देख के समझ सके। भाई किसी कंपनी का अगर है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसमें समझ में आनी चाहिए। इकाइयों का उल्लेख शीर्ष पर, शीर्ष के नीचे अगर अलग अलग इकाइयां हैं तो संबंधित पंक्ति स्तंभ में लिखें, ठीक है। अगर इकाइयों का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, तो ये सारी चीजें भी साथ के साथ लिखनी चाहिए ताकि समझना जो है वो आसान हो जाए। सन्निकटन होना चाहिए, यानी बड़े आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार गोल या सन्निकट करें, यानी जो आंकड़े हैं उनको आवश्यकता अनुसार जो भी जहां पर रखने हैं, ठीक है ना, और जो सही से उससे संबंधित हो तो उनके आकार को उसी हिसाब से रखना चाहिए, उनके समय भी रखना चाहिए, जो अप्रोक्सीमेट है उसके आधार पर ही आपको, यानी जो भी अगर आपको लग रहा है भाई ये आंकड़े जो है उसके आसपास है, मान लीजिए दशमलव में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अप्रोक्स में भी रख सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से तैयार, व्यवस्थित, तार्किक और स्पष्टता से मुक्त हो, ठीक है ना, तो व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना, तर्क के आधार पर हो, और अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होनी चाहिए आप किस चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए जब भी हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा एक, अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें, देखिए टेबल नंबर है, लिटरेसी रेट बिहार बाय सेक्शन, लोकेशन दे रखा है इसमें, रूरल और अर्बन एरिया, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, ये मेल और फीमेल दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, और यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है, फिर वहाँ पर आपको सोर्स नोट और फुट नोट भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान, ऐसे क्या कर सकते हैं आप, आराम से सारणी बना सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं, इसे समझना जो होता है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के लाभ, अगर हम सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे। संक्षिप्त और सरल प्रस्तुति होती है, यानी ये डेटा प्रस्तुत करने का सबसे सरल तरीका है, बड़े आंकड़े भी कम शब्दों में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ठीक है। तुलना में सुविधा है, डेटा को वर्गों में बांटकर तुलना करना आसान हो जाता है। सरल विश्लेषण, सारणी से औसत निकाल सकते हैं, प्रसरण निकाल सकते हैं, सहसंबंध निकाल सकते हैं, ये सब निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे जो सिलेबस में इनको भी हम देखेंगे बाद में। डेटा की विशेषताओं पर प्रकाश, डेटा की मुख्य विशेषता स्पष्ट रूप से दिखती है, जिसमें उन्हें याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। आप टेबल देख के समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। किफायती होता है, समय और स्थान दोनों की बचत कराता है। संदर्भ प्रदान करता है, भविष्य के अध्ययन और शोध के उपयोगी स्रोत के रूप में काम कर सकता है, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो इसका हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारणियों का उद्देश्य आंकड़ों की प्रकृति और कवरेज की सीमा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, कि भाई कैसी प्रकृति है उसकी, कितनी कवरेज है, कितना बड़ा है, उसके आधार पर सारणी को बनाया जाता है। तो सांख्यिकी में आमतौर पर निम्न प्रकार की सारणियां उपयोग होती हैं, तो कई प्रकार की सारणियां होती हैं, समझते हैं। तो सारणियों के प्रकार अगर आप देखेंगे, उद्देश्य अनुसार होती है, सामान्य उद्देश्य सारणी, विशेष उद्देश्य सारणी, फिर आता है मौलिकता के अनुसार मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी, फिर आती है बनावट के अनुसार सरल सारणी हो गई, जटिल सारणी हो गई। तो जटिल सारणी भी जो होती है आपकी, इसमें द्विगुणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी आती है, ठीक है। तो ये क्या आपके सारणियों के प्रकार हैं, ठीक है। चलिए इनको भी बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य या लक्ष्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो सामान्य उद्देश्य सारणी आती है, यानी जनरल पर्पस के लिए टेबल बनाई जाती है। तो किसी विषय पर विविध प्रकार की जानकारी को शामिल करना होता है, ठीक है ना। अगर आपको क्या भाई किसी एक विषय पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी, तो आप इसको बना सकते हैं। कच्चे आंकड़ों को पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत करती है, तो ये क्या होते हैं, जो भी आपके पास आंकड़े आए उनको प्रस्तुत किया जाता है। कोई विशिष्ट विश्लेषणात्मक उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जा रही हो, ठीक है। जो भी डेटा आता है उसको जानकारी के आधार पर सम्मिलित कर लिया जाता है। आकार में बड़ी होती है, अक्सर परिसृत में दी जाती हैं, ठीक है ना, तो बड़ी होती है, ये बहुत बड़ा होता है। मुख्य रूप से संदर्भ के लिए बनाई जाती है, तो ये होती है संदर्भ के लिए, ठीक है ना, रेफरेंस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इनका यूज क्या होता है, सामान्य उद्देश्य के लिए। मान लीजिए आपको अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे भाई, एक नॉर्मल सी सारणी बना देंगे एक स्कूल के बारे में, कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें रख दी जाती हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप कह सकते हैं, जनगणना की रिपोर्ट की सारणियां भी बनाई जाती हैं। जब आप जनगणना की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भाई, उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है ना, और इनकम वगैरह, कितने एम्प्लॉयमेंट है, नॉन एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें क्या होती है, सामान्य उद्देश्य के लिए सारणियां बना दी जाती हैं, ठीक है। और इनका यूज किस लिए किया जाता है, रेफरेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। उपयोग क्या है, सरकारी विभागीय रिपोर्टें, शोध कार्य और डेटा संग्रह। तो ज्यादातर सरकारी विभागीय जो रिपोर्ट होती है वो लोग जो इन सब चीजों को कराते हैं, ठीक है। शोध कार्य अगर कोई कर रहा होता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डेटा वगैरह इकट्ठा करना होता है एक एरिया से, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है सामान्य उद्देश्य सारणियों के लिए, ठीक है। दूसरा आता है विशेष उद्देश्य सारणियां। इसमें क्या होता है, किसी विशेष जांच या अध्ययन से संबंधित विशेष जानकारी होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, एक विशेष कोई भी एक कारण होता है जिसकी वजह से जांच वगैरह करनी पड़ती है, तब इसको बनाया जाता है। आकार में छोटी और संक्षिप्त होती है, तो छोटे आकार में इसको बनाया जाता है। विश्लेषण के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, तो ये बताती है कि भाई जो विश्लेषण किया गया है उसका निष्कर्ष क्या है। और जैसे
कह सकते हैं टेक्स्ट टेबल हो गई, एक नॉर्मल टेबल आप बना लेते हैं अगर डेली रूटीन वगैरह की हो गई, सारांश टेबल हो गई, या आपको मान लीजिए किसी चीज़ का एक कंक्लूजन निकालना है कि आपने पूरे दिन में क्या किया, कितना खर्चा किया, तो वो सारी विश्लेषणात्मक टेबल होती है। आप विश्लेषण कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आप लेकर आए हैं, किन किन चीज़ों पे आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा किया। तो ये सारी जो इसमें विशेष उद्देश्य के लिए सारणियाँ बनाई जाती हैं। जैसे पिछले वर्षों में किसी व्यवसाय के लाभ या हानि के आंकड़े, कि भाई आपने अगर एक साल के अंदर व्यवसाय किया तो उसमें क्या आपका हानि हुई, लाभ हुई, तो ये जो होती है विशेष उद्देश्य की सारणियाँ होती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं। ठीक है। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, सारणी आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मूल सारणी आती है जिसे हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। तो आंकड़ों का मूल स्वरूप में प्रस्तुत करती है, यानी जैसा आंकड़ा वैसा बनाया जाता है। इसके अंदर डेटा को संशोधित, गणना या पूर्णांकित नहीं किया जाता। तो इसमें क्या था भाई, कोई गणना नहीं आती, जो डेटा आता है उसी को टेबल के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास के अंदर भाई 50 बच्चे हैं, उनकी टेबल बनाओ, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो एक सिंपल सा टेबल बना दिया गया, तो इसे कहते हैं मूल सारणी। इसे प्राथमिक सारणी या वर्गीकरण सारणी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें यह जानकारी होती है जो सीधे प्राथमिक स्रोत से एकत्रित की जाती है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त कच्चा डेटा हो गया, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आ गए, या जनगणना में दर्ज की गई जनसंख्या की वास्तविक आंकड़े हो गए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके मूल सारणी के अंदर। फिर आता है व्युत्पन्न सारणी। इसमें क्या होता है, मूल आंकड़ों से गणना या विश्लेषण के बाद प्राप्त परिणाम प्रस्तुत करती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने गणना करी है उसका विश्लेषण किया, उसके बाद जो सारणी बनाई जाती है, तो इसमें आप क्या करते हैं, औसत, प्रतिशत, अनुपात, अनुपातिक परिवर्तन आदि इन चीजों को शामिल करते हैं, क्योंकि विश्लेषण किया गया है तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। प्राथमिक मूल सारणी से उत्पन्न या व्युत्पन्न जानकारी दर्शाती है। तो जो हमारी प्राथमिक सारणी थी उसमें से ही जानकारी इकट्ठा करके और जो टेबलों को डिवाइड कर दिया जाता है। उदाहरण, किसी स्कूल की औसत उपस्थिति की सारणी, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में बच्चों ने कितना अटेंडेंस दिया है, कितना आए हैं, तो उनकी सारणी बना दी। जनसंख्या वृद्धि या प्रतिशत दिखाने वाली सारणी, तो जनसंख्या कितनी वृद्धि, कितने प्रतिशत इजाफा हो रहा है, तो ये जो सारणी होती है ये व्युत्पन्न सारणियां होती हैं। ठीक है। अब आता है आपका आवरण के आधार पर वर्गीकरण। तो साधारण सारणी बनाई जाती है इसके अंदर, इसमें केवल एक विशेषता के आधार पर आंकड़े दिखाए जाते हैं। ठीक है। कोई एक विशेषता दिखाई जाती है टेबल के अंदर, इसे प्रथम क्रम सारणी या एक तरफा सारणी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या है, तो 11वीं में कितने बच्चे हैं, 200। ठीक है। ऐसे बीए प्रथम वर्ष में 100, बीए द्वितीय वर्ष में 80 हैं। ठीक है। बीए तृतीय वर्ष में 60 हैं, और टोटल कितना हो गया, 440। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, साधारण सारणी है, एक तरफा है, यानी एक जानकारी आपको मिलती है इसके अंदर। ठीक है। सेकंड आती है जटिल सारणी, जिसे कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो से अधिक भी आंकड़े हो सकते हैं। इसके प्रकार जो होते हैं वो एक होता है द्विमार्गी सारणी, दो संबंधित विशेषताओं की जानकारी होती है इसमें, यानी दो जानकारियां एक साथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कक्षा हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें वही है, 11वीं है, बीए, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और इसके अंदर आप देखेंगे इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, और इधर योग दे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, द्विमार्गी सारणी, यानी दो चीजों का विश्लेषण इसके अंदर किया जा रहा है। फिर आता है त्रिमार्गी सारणी। तो इसमें तीन संबंधित विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे इसमें देखिए लड़के और लड़कियां पहले से ही थे, ठीक है, इसमें दो चीज और ऐड कर दी जाएगी, ग्रामीण और शहरी। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये त्रिमार्गी हो गई। ठीक है। त्रिमार्गी हो गई, इसमें देखिए ग्रामीण, शहरी, योग। ठीक है। तो तीन चीजें इसमें आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भाई लड़के और लड़कियों को तो डिवाइड किया गया था, उसके बाद आप देखेंगे इसमें ग्रामीण, शहरी को जो है और जोड़ दिया गया है। ठीक है। फिर आता है बहुमार्गी सारणी। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, मैनफोल्ड टेबल भी कहते हैं। तीन से अधिक संबंधित विशेषताओं की जानकारी देती है। तो इसमें क्या होता है, तीन से अधिक विशेषताएं एक टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ये जो होती है सबसे जटिल प्रकार की सारणी होती है। देखिए इसमें देखिए लड़के और लड़कियां, पहला आपने ठीक है समझ लिया। फिर दूसरा आपने देखा इसमें क्या था, ग्रामीण और शहरी दिखाई गई विशेषताएं। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं आप इसके अंदर, विवाहित और अविवाहित। ठीक है। ये चीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, इसमें ग्रामीण स्तर पर और फिर शहरी स्तर पर। ठीक है। तो इसमें क्या था, बहुमार्गी सारणी थोड़ी जटिल हो जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो आपकी है बहुमार्गी सारणी है। तो इस तरह से जो है सारणियां बनाई जाती हैं। सारणीय प्रस्तुतिकरण के गुण, अब इनके गुण क्या हैं, तो सबसे पहले सरल और संक्षिप्त हमने देख ही लिया था। आंकड़े तालिका में साफ सुथरे और कम जगह में रखे जाते हैं, इसे पढ़ना समझना आसान हो जाता है। तुलना करने में सुविधा, तालिकाओं में आंकड़े अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं, इसलिए एक दूसरे की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। विश्लेषण आसान है, तालिकाओं से आंकड़ों का विश्लेषण जैसे माध्य, परीक्षण आदि निकालना जल्दी और सरलता से किया जा सकता है। ठीक है। विशेषताएं क्या है, आंकड़ों की खास बातें जैसे कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, साफ दिखाई देती हैं और याद भी आसानी से रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या इसकी विशेषताएं हैं। समय और स्थान की बचत होती है, तालिका में आंकड़े कम जगह घेरते हैं, इससे समय और कागज दोनों की बचत होती है और जरूरी आंकड़े तुरंत मिल जाते हैं। तो क्या होगा भाई, समय की भी बचत हो रही है, कागज की भी बचत हो रही है, और समझना भी जो है वो आसान हो जाता है।
चित्रीय आरेखीय प्रस्तुतिकरण देखते हैं, यानी डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब आंकड़ों को आरेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो इसमें आपके आरेख आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सरल और आकर्षक तरीका प्रदान करते हैं। जो भी आपके पास आंकड़े आए हुए हैं आप उसको क्या करेंगे, चित्र के द्वारा समझाएंगे, जिससे देखने में आसानी और समझना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो चित्रीय आरेखीय प्रस्तुतिकरण आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक ज्यामितीय रूप में होता है, दूसरा आवर्ती चित्र होता है, तीसरा रेखीय ग्राफ या कालिक ग्राफ होता है। ठीक है, तो ज्यामिति में आपके दंड आरेख और वृत्तीय आरेख आएंगे, आवर्ती में आपके आयत चित्र, बहुभुज और ओजाइव आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपका ग्राफ ही आएगा। अब इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्यामितीय रूप। तो बार ग्राफ या बार आरेख कहा जाता है इसे। तो बार ग्राफ एक प्रकार की डेटा हैंडलिंग विधि है जिसका सांख्यिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बार ग्राफ का जो है वो अच्छे से समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप इसको देख के बिल्कुल आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। बार ग्राफ या बार चार्ट डेटा को एक समूह, एक दृश्य प्रस्तुतिकरण करता है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आयताकार पट्टिकाओं से बना होता है, जिसमें लंबाई डेटा के माप के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से जो है डेटा वो बनाया जाता है। दंड आरेख के मुख्य प्रकार, तो अगर आप देखेंगे इसके आरेख तो लगभग 5 प्रकार के होते हैं। सरल दंड आरेख, बहुगुणी दंड आरेख, उपविभाजित अंतर अविभक्त दंड आरेख, उसके बाद प्रतिशत दंड आरेख और फिर विचलन दंड। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दंड आरेख आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरल दंड आरेख क्या होता है। तो एक ही प्रकार के आंकड़े दिखाने के लिए होता है, यानी एक ही प्रकार के अगर आपको आंकड़े देखने तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, जनसंख्या हो गई, आय हो गई, बिक्री हो गई, उत्पादन हो गया। तो एक ही प्रकार के आंकड़ों को उसमें बनाना बिल्कुल आसान होता है और समझना भी आसान होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, केवल एक ही प्रकार के आंकड़े दिखाता है। जैसे ये देखिए, 2000 ईयर है और नंबर ऑफ वर्कर, यानी 2016 में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 17 में कितने कर रहे हैं, 18 में कितने, 19 में कितने, 20 में कितने और 21 में कितने। ठीक है, तो ये देखिए सरल दंड आरेख है। ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं इसको हम, क्षैतिज भी बना सकते हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ वर्कर ये हो गए, और यहाँ पर देखिए 2016 में कितने थे, 50। ठीक है, तो 2016 में कितने थे, 50। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आराम से हम देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसमें देखिए आप आसानी से बता देंगे भाई सबसे ज्यादा वर्कर कब काम कर रहे हैं, 2021 में 150, सबसे कम काम कर रहे हैं 2016 में 50। ठीक है, तो इसको समझना और देखना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, इसको हम क्षैतिज भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी रख सकते हैं, तो दोनों तरह से बनाया जा सकता है। तो इसको देखकर समझना बहुत आसान होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, सरल दंड आरेख। दूसरा आता है आपका बहुगुणी दंड आरेख। इसमें दो या दो से अधिक तथ्यों की तुलना के लिए किए जाते हैं। हर तथ्य के लिए अलग रंग का दंड आरेख बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ दिखाया जाता है ताकि कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए कि मोबाइल फोन है, ठीक है, इसमें कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी है। तो कौन कितना फोन यूज कर रहा है, कौन सा, तो रियलमी आप देखेंगे कॉलेज ए में 100 है। ठीक है, और रेडमी आप देखेंगे 200 है, वन प्लस 300 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, रेडमी हो गया आपका, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, वन प्लस हो गया। तो इसमें क्या किया, अलग अलग कलर दे दिए गए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं, आसानी से तुलना कर सकते हैं भाई कि अगर आप देखेंगे पहले कॉलेज में सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन चल रहा है, अगर आप देखें तो आप देखेंगे रियलमी जो है वो कॉलेज ए में सबसे ज़्यादा है, कितना है, 250। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे, तुलना करेंगे कॉलेज बी में कौन सा फ़ोन चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो आप देखेंगे रेडमी जो है वो 400 बच्चे 400 जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज भी ऐसे, यानी इनको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। आप देखेंगे तो कॉलेज ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि भाई कौन से फोन को कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है या सबसे कम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो तुलना करना बहुत ज्यादा आसान होता है बहुगुणी दंडारेख में। ठीक है, फिर आपका आता है उपविभाजित या अंतर विभक्त दंडारेख। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही दंड को कई भागों में बांट कर दिखाया जाता है। ठीक है, एक ही में आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी, जैसे कुल मूल्य, एक दंड और एक दंड के हिस्से या उपविभाजन। कैसे, अलग अलग भागों को अलग अलग रंगों से दिखाया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको, जैसे कुल आय का दंड आरेख बनाए, उसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा अलग अलग रंगों में दिखाना। ठीक है, तो आपकी कुल आय एक देश की मान लीजिए या एक राज्य की कुल आय कितनी है और किन किन क्षेत्रों से आय आ रही है और टोटल कितनी आय है, वो एक साथ अगर आपको प्रस्तुत करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चर हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गई और सर्विस सेक्टर, तीन हो गए। पहला रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया और तीसरा रीजन हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक साथ दिखा सकते हैं, ये देखिए, देखिए कृषि है। ठीक है, तो कृषि आप देखेंगे तो कृषि कितनी है, आप देखेंगे सबसे पहले रीजन ए में कितनी है। तो देखिए रीजन ए का ये कलर हो गया, रीजन बी का ये कलर हो गया और रीजन सी का ये कलर हो गया। ठीक है, तो कितनी थी, 100। ठीक है, ये आपका 100 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये आपका कितना हो गया, 200 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 300 हो गया। अगर इसको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो एक ही में आप क्या करते हैं, तीनों सेक्टर को दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए तीनों सेक्टर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सेक्टर,
और टोटल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसको बनाया जाता है, इसे उप विभाजित दंड आरेख कहते हैं। यानी एक ही दंड आरेख में आपको जो भी संबंधित चीजें हैं या टोटल दिखाना है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रतिशत दंड आरेख। तो इसमें परसेंटेज बार डायग्राम होता है। तो परसेंटेज में अगर किसी चीज को दिखाना होता है तो जब आंकड़ों के बीच बहुत अंतर हो तो उपयोगी हो। कुल दंड की लंबाई 100% मान ली जाती है, यानी टोटल जो हमारा होगा वो 100 माना जाएगा। फिर हर हिस्से को प्रतिशत में बदलकर दंड में रंगों को दिखाया जाता है। यह वास्तव में उपविभाजित दंड आरेख का ही रूप है। छोटे और बड़े आंकड़ों की तुलना आसान हो जाती है। ठीक है, तो सेम उसी की तरह होता है जैसा पिछला वाला किया हमने, बस इसमें क्या होता है, परसेंटेज दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि भाई निशा है, उसकी उपस्थिति अटेंडेंस जो है 120 है, सुकांत की जो है 75 है, साहिल की 90 है, आकांक्षा की 45 है, कितने में से, 150 में से। तो इसका परसेंटेज निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज निकाल के हम क्या करेंगे, इस पे दिखा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए परसेंटेज निकाला तो कितनी आई, निशा की आई है वो कितनी, 80% आई है। ठीक है, और ऐसे अगर हम देखेंगे सुकांत की कितनी आई है, 50%, 60% और 30%। ठीक है, तो इस तरह से क्या करा जाता है, परसेंटेज के आधार पर इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विचलन दंड आरेख। किसी चर के शुद्ध विचलन को दिखाने के लिए धनात्मक विचलन आधार रेखा के रूप हो गए, ऋणात्मक विचलन जो होता है उसमें आधार रेखा के नीचे दिखाया जाता है। यह मात्रा और दिशा दोनों बताता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकना आसान होता है। तो ये क्या होता है, दोनों तरफ होगा। ठीक है, दोनों तरफ मीन्स क्या होता है, ये देखिए ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा आपको, नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए 2015-16 में जो बिक्री थी, बिक्री आय जो थी 120 थी और लागत कितनी थी, 90 थी। तो आप देखेंगे लाभ जो हुआ यहाँ पर 30। ठीक है ना, और वहीं पर 2016-17 में देखेंगे यहाँ पे भी लाभ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लाभ, यहाँ पे आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे हम लाभ और हानि दोनों देख सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाले जो आपको दिखाई देंगे वो क्या हो गए, आपके लाभ वाले हो गए। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे ये जो है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हानि हो गई। तो इस तरह से दिखाया जाता है। लाभ वाले जो आप देखेंगे दंड आरेख के ऊपर जा रहे होंगे और ये जो होंगे वो नीचे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है ये जो होते हैं हमारा। ठीक है, तो ये हमारे जो नेगेटिव वाले होते हैं और ये जो हमारे होते हैं पॉजिटिव वाले, ये हमारे नेगेटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं -10 का हानि हुई है तो ये ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है, और यहाँ -35 की हानि हुई है तो यहाँ पर ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विचलन दंड आरेख कहते हैं, इसे बता सकते हैं। और एक डेटा मिलता है, उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं भाई किस टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है वृत्तीय चित्र यानी पाई चार्ट जिसे कहा जाता है। एक वृत्त को विभिन्न भागों में विभाजित करके प्रत्येक घटक का कुल मूल्य में योगदान दिखाने वाला आरेख होता है, इसे पाई चार्ट भी कहते हैं। यह घटक का मान प्रतिशत में दिखाया जाता है, ना कि सीधे मान में। तो इसे हम प्रतिशत में बदलकर उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में और दिखा सकते हैं। तो पूरे वृत्त को हम 360 डिग्री होते हैं, इसे होता ही आपको पता है, पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी के अंदर हम पूरा डेटा को जो है संकलित करते हैं। तो हर घटक का अगर कोणीय मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी घटक का जो भी कोणीय मान निकालना है तो जो भी घटक का टोटल मूल्य होता है का मूल्य होता है और जो कुल मूल्य होता है उसको अपॉन में रख के 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, कोणीय मान आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे ये रहा आपका। ठीक है ना, तो ये आपका मान दे रखा है या आपका ये प्रतिशत दे रखा है, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, कोणीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे आपको अगर कोणीय मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1000 हो जाएगा अगर आप टोटल करते हैं तो। ठीक है, टोटल अगर 1000 हो गया, इसका कोणीय मान निकालना तो आप क्या करेंगे, तो क्या कहा था, घटक का मूल्य कितना है, 300 है। ठीक है, और टोटल कितना आएगा अगर इनको करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, और 360 जो हमारा ये हो गया। ठीक है, कट करते हैं इसको, इससे कट कर देते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं। ठीक है, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया आपका 108 डिग्री। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या आपको प्रतिशत से कोण में निकालना है तो भी आसान है, आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। यानी आपको कितना दे रखा है, 30% दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 अपॉन में आप कर देंगे 100 और इंटू में कर देंगे 360। ठीक है, इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें और दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मान दिया हुआ है, इनको टोटल करके भी आप इस विधि के द्वारा कोणीय मान निकाल सकते हैं। आपको प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत को भी आप कोणीय मान में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे आपका डी। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे आपने डी रखा तो कितना एंगल बन रहा है, 108। तो जो भी आपका बन रहा होगा 108, यहाँ पे अगर कट कर रहा है तो आप इसको ऐसे मिला देंगे, 108 हो गया। और उसके बाद फिर इस पे रखेंगे डी और उसके बाद 72 डिग्री है
तो यहाँ पे आप ये हो गया आपका 108 डिग्री, फिर आपका आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। फिर इस पे रखेंगे, देखेंगे कितना आ गया आपका 36, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पे रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो भी 54, इसमें 54 आ जाएगा, फिर ये 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप आसानी से जो इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है आयत चित्र, ठीक है, यानी हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? आयत चित्र एक ग्राफ है जो सतत श्रेणी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आयतों के रूप में दिखाता है। तो जो आपका आयत चित्र होता है वो आपका जो है सतत श्रेणी में आता है, यानी सतत श्रेणी यानी आपने देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, ठीक है। तो इनको दिखाता है। तो ये रहा जैसे आपका 0 से 10 हो गया, ठीक है, और 10 से 20 हो गया, 20 से 30, ठीक है, फिर आपका 40, 50, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से दिखाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए आप जो है आयत चित्र का उपयोग करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं, ये आपके जो होते हैं, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो होता है आपका आवर्ती वितरण होता है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्स जो है वो आपका वर्ग अंतराल हो गया, तुमने देख लिया ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, और ये जो हमारी होती है वाई जो एक्स होता है वो आवर्ती होता है। तो आयत आपस में जुड़े रहते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से 20 आप देखेंगे, ठीक है ना, 10 से 0 से 10 होगा और 10 से ही 20 होगा। ये 2 आयाम है, यानी 2D होता है। चौड़ाई वर्ग अंतराल और ऊंचाई आवर्ती, ये हमने समझ ही लिया, ठीक है। तो आवर्ती वितरण के आयत चित्र को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समान वर्ग अंतराल वाले, और दूसरे जो होते हैं वो असमान वर्ग अंतराल वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं समान वर्ग अंतराल का हिस्टोग्राम, यानी जो समान वर्ग अंतराल होता है इसके अंदर। जब हिस्टोग्राम समान वर्ग अंतराल यानी इक्वल क्लास इंटरवल होता है वाले डेटा पर बनाया जाता है, तो इसे समान वर्ग अंतराल या हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो समान होता है, हमने देखा था, तो समान वर्ग अंतराल का मतलब ये जो होगा हमारा बिल्कुल क्या होगा, समान होगा वर्ग अंतराल, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी मान लीजिए 10 से 20 है तो ये 20 से 30 होगा। इसमें बने आयतों की चौड़ाई समान होती है, तो ठीक है। तो जो हमारी ये चौड़ाई होगी क्या होगी, इसमें समान होती है। जो ऊंचाई होती है, लंबाई हर आयत की उस वर्ग की आवृत्ति के अनुसार होता है, ठीक है। तो इनकी हाइट जो होगी वो जैसी आवृत्ति होगी कम या ज्यादा उसके आधार पर देखने को मिलती है। यानी चौड़ाई सबकी बराबर और ऊंचाई अलग अलग, इस पर निर्भर करती है कि वर्ग की आवृत्ति कितनी है, ठीक है। तो वक्र की जो जो आपकी वर्ग की आवृत्ति है उसके आधार पर ये देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एक हिस्टोग्राम है, ठीक है। इस हिस्टोग्राम में आप देखेंगे ये दे रखा है आपको क्लास इंटरवल, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसको इस पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 से 10, यानी 0 से अगर आप 10 देखेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर गैप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप नहीं है इसके अंदर, ये सारे क्या होते हैं, बिना गैप के होते हैं। तो 0 से 10, फिर ये आपका 20 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, और ये आपका 40 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 से 10 जो आपका हो गया, ये देखिए आपको समान होंगे, यानी इनकी जो इनकी विड्थ होगी यानी जो चौड़ाई होगी समान होगी, लेकिन लंबाई आपको अलग अलग दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यानी जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति के आधार पर जो होता है इनकी हाइट कम या ज्यादा होती है, ठीक है। 0 से 10 16 हो गए आपके, ठीक है, और उसके बाद 10 से 20 आपके कितने हो जाएंगे, 36, और उसके बाद आप देखेंगे 20 से 30 जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। फिर ये आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, समान, तो इसे हम क्या कहते हैं, समान वर्ग अंतराल वाले हिस्टोग्राम, ठीक है। सेकंड जो आपका आता है असमान वर्ग अंतराल का हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब डेटा में वर्ग अंतराल असमान होते हैं तो जो हिस्टोग्राम बनाया जाता है उसे समान वर्ग अंतराल का हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो आपकी वर्ग अंतराल होगा यानी जो क्लास इंटरवल होगा वो बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आपका ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम वो भी जो है वो बराबर नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आयतों की चौड़ाई अलग होती है, इसलिए फ्रिक्वेंसी आवृत्ति को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो क्लास इंटरवल होता है वो अलग होता है, आवृत्ति अलग होती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। किस तरह से एडजस्ट करेंगे हम, तो देखिए जैसे ये दे रखा है, देखिए 10 से 15 है, 15 से 20 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 20 से 25, 25 से 30, अब देखिए 25 से 30, ठीक है, 30 से 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 से यहाँ पे 60 आ गया, आपको यहाँ पे याद देखना वर्ग अंतराल ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद 60 से 80, यहाँ पे भी आपको वर्ग अंतराल ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 से 15 जो था वो 5 का है, और यहाँ पे देखेंगे ये भी 5 का अंतराल दिखाई देगा, और 20 से 25 आप देखेंगे यहाँ पे भी 5 का है। अब 25 से 30 यहाँ पे भी 5 का वर्ग अंतराल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 30 से 40 यहाँ पे आपको 10 का दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको 40 से 60 यहाँ पे आपको 20 का दिखाई देगा, और 60 से 80 है तो यहाँ पे भी आपको 20 का दिखाई देगा, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो यही है, श्रमिकों की संख्या सेम है। अब इसे आपको क्या करना पड़ता है, इसको एडजस्ट, क्योंकि ये देखिए ये कमियां जो है यानी ये जो देख रहे हैं आप, इसको हमें एडजस्ट करके तभी हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो इसको एडजस्ट करना कैसे है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे हम, तो एडजस्ट करने का है तो हम किसको में लेके आएंगे, 5 में लेकर आएंगे, सबको किस में लेकर आएंगे, 5 में लेकर आएंगे, ठीक है। तो 5 देखिए आप सब में रहेगा, ये 5 देख रहे हैं आप, ठीक है। तो 5 जो होगा वो सबको
सब में 5 का हमें लेना है और फिर डिवाइड किससे कर देना है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गैप है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गैप आ रहे हैं जो, इनको हम क्या कर देंगे डिवाइड। इसमें 5 का था, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, यहाँ 10 से होगा, यहाँ पे देखिए 20 का था, यहाँ पे 20 का था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1। ठीक है 1, और यहाँ पे आपको 2 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका समायोजन गुणांक है। तो ये हमने कहाँ से निकाला था, इनके गैप में से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक अंतराल में लेकर आना है, तो हमने सबको कर दिया 5 से डिवाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये समायोजन गुणांक आया है, अब हम इसे क्या करेंगे, समायोजित आवर्ती में बदलेंगे। तो समायोजित आवर्ती में कैसे बदलेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे इनसे। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, समायोजन आवर्ती। देखिए 14 को 1 से डिवाइड करेंगे 14, 20 को 1 से करेंगे 20, 54 को 1 से करेंगे 54, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे 30। ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, और उसके बाद 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, फिर हमारा 16 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन के आ गई, आवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो आवृत्ति है। अब इसको किस पे प्रेजेंट करेंगे हम, ग्राफ पे। तो ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए जो आपका था 10 से 15 जो था वो कितना था 14, तो ये आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे 15 से 20 कितना आया आपका 20, तो 15 से 20 आया आपका 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और उसके बाद 20 से 25 कितना आया 54, तो ये आपका 54। ठीक है, फिर हम आएंगे आगे, यानी जो हमारा था यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये कितना है 12 है, 6 है और 4 है, तो 12 और 6 4। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर गैप कितना था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने का 20 का गैप था। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि जो हमारा 40 से 60 है। ठीक है, तो 30 से 40 जो है वो कितना है 12 आया है, तो 30 से 40 देखिए ये क्या है 30 से 40 ये वाला था, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा क्या आपका 30 से 40 वाले में आएगा ये आपका। ठीक है, 30 से 40 वाला आपका आया कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे आएंगे हम देखेंगे 40 से 60 में, तो 40 से 60 में हम देखेंगे कितना आया आपका 6 आया है, तो 40 से 60 6 आया, तो 40 से यहाँ तक जाएंगे हम। ठीक है, तो ये इसका देखिए, ये देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम आगे देखेंगे 60 से 80 में कितना आया है 4 का आया, यानी 60 से 80 का भी गैप देखेंगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, 60 से 80 का एक साथ लेंगे हम, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। अगला जो हमारा आता है वो आता है आवर्ती बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्या होता है, आवर्ती बहुभुज एक ऐसा ग्राफ है जो आवर्ती वितरण यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रेखाओं के द्वारा दिखाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या है रेखाओं के द्वारा जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इसे बनाने के लिए हर वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर आवृत्ति को प्लॉट किया जाता है और फिर सभी बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बिंदु के द्वारा प्लॉट किया जाता है जो भी आपका डेटा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको ऐसे जोड़ देते हैं। इसे हिस्टोग्राम के साथ या बिना हिस्टोग्राम के भी बनाया जा सकता है, तो हम इसे हिस्टोग्राम के साथ भी और उसके बिना भी बना सकते हैं। ये विच्छिन्न यानी डिस्क्रीट और सतत यानी कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार की श्रेणियों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विच्छिन्न वाला देखते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ सौ और नंबर ऑफ स्ट्रीट, तो देखिए इसमें सिंगल डेटा है, यानी इसमें देखिए 1 जो नंबर ऑफ शॉप है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीट आप देखेंगे कितनी है 8 है, तो 1 ये देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में 8 कर लेंगे। ऐसे हमारा जो सेकंड नंबर वाला है वो आप देखेंगे कितना है 14 है, यहाँ पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा जो थर्ड नंबर वाला है वो 25 है, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा जो फोर्थ वाला है वो कितना है 9 है, तो फिर हम क्या कर देंगे 9 के यहाँ पॉइंट कर देंगे। और उसके बाद फिफ्थ वाला जो हमारा है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पॉइंट कर देंगे। और उसके बाद 6 वाला जो हमारा 6 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे इसको जो भी ये है पॉइंट है इन पॉइंट को क्या किया जाएगा मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है इसे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरह से बनाए जाते हैं। फिर आपका आता है सतत यानी कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है इसमें देखिए आप 0 से 10 2 हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस में 0 से 10 होते हैं, 10 से 20 होता है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है 60 से 70। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो भी है जैसे मान लीजिए 0 से 10 में 2 है, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में जो आपका हिस्टोग्राम होता है इसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट किया जाता है, तो सबके बीचों बीच क्या कर देते हैं पॉइंट कर देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं इनको ऐसे करके मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस में। ओजाइव या संचय आवृत्ति, अगला देखते हैं जो हमारी ओजाइव हो गई या संचय आवृत्ति वक्र हो गया। ये क्या है, तो ओजाइव एक वक्र है जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, तो जो भी हमारी संचय आवर्ती वितरण है उसको ये दर्शाता है। इसे बनाने के लिए एक्स एक्स पर वर्ग सीमा यानी क्लास बाउंड्री होती है, वाई एक्स पर संचय आवृत्ति यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ली जाती है, और बिंदुओं को मिलाकर एक वक्र खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे बनाया जाता है पिछले वाले में, सेम उसी तरह बनाया जाएगा। ओजाइव के प्रकार, तो ये से कम ओजाइव होते हैं, यानी वर्तमान वर्ग की आवृत्ति में सभी पिछले वर्गों की आवृत्ति को जोड़ देते हैं, यानी ऊपरी सीमा पर
प्लॉट कर दिया जाता है। ऐसे ही से अधिक होता है, प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति में उससे अधिक वर्गों की आवृत्ति को घटाने पर निचली सीमा को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से किया था, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे अच्छे से और समझते हैं। तो देखिए हमारे पास दे रखा क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, तो इसके अंदर हमें लेस देन वाली निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 20 से। तो 20 से कम, ठीक है, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखा है हमारे क्लास इंटर में, 6, 4, 15, 5, 8, 7, 5। ठीक है, तो लेस देन हम निकाल रहे हैं किससे, पहले 20 से निकालेंगे। तो 20 से लेस देन कितने हैं, तो देखिए 10 से और 20 के बीच में 6 है, तो हम कह सकते हैं भाई कि 20 से कम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं भाई, 30 से कम कितने, तो 30 से कम में क्या आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों प्लस कर दिए, कितने हो गए 10। फिर हम कह रहे हैं 40 से कम कितने, तो ये प्लस हो जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं 50 से कम, ये प्लस हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं 60 से कम कितने, तो ये सारे आ जाएंगे प्लस। 70 से कम, इसको प्लस कर दो। 80 से कम, इन सबको प्लस कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 50। तो टोटल कितने हो गए आपके, 80 से कम कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, लेस देन वाली सीरीज। अब निकालनी है आपको मोर देन। अब मोर देन में हम क्या करेंगे, देखिए 10 से शुरुआत है, तो हमें मोर देन जो लेना पड़ेगा वो 10 से लेना पड़ेगा। तो अगर हम 10 से बात करते हैं और 80 तक, तो हमने देखा था, इसमें हमने देख लिया था, टोटल हमारा कितना था, 50 था। और अगर आप 10 से लेके 80 के बीच का इनको टोटल काउंट भी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 10 से ज्यादा, ठीक है, तो मोर देन यानी से ज्यादा, तो कितना आ गया आपका, 50 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है 20, मोर देन 20, तो 20 से ज्यादा कितने हैं, तो जब हम 20 की बात करेंगे यानी 20 से ज्यादा यानी इनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। यानी जो 20 से ज्यादा की बात आएगी, तो 50 में से, क्योंकि हमने ये वाला सीरीज तो छोड़ दी ना, 20 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6। यानी जब हम कह रहे हैं क्या, 20 से ज्यादा कितने हैं, तो जब हम 20 से ज्यादा ले रहे हैं यानी मोर देन 20 ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल हमारे 50 थे, तो हमें 10 वाला छोड़ना पड़ेगा ना, 10 से 20 वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम मोर देन 30 की बात करेंगे, तो 30 की बात करेंगे, तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने बचे हैं, हमारे पास 44 बचे हैं। तो उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं भाई, अब 20 से ज्यादा वाले ले रहे हैं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा, 4 को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जब हम आगे जाएंगे 40 वाले में, तो हम 40 से ज्यादा की बात करेंगे, तो उससे पीछे वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, 50 से ज्यादा वाले की बात करेंगे, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इससे ज्यादा की बात करेंगे, इससे माइनस, फिर इससे की बात करेंगे तो इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी 70 से ज्यादा की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे हमारे 70 तक आप देखेंगे तो ये क्या होंगे, माइनस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये माइनस हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी लेस देन वाली। ग्राफ पे आप आराम से बना ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी लेस देन और मोर देन वाली बन जाएगी सीरीज। काल्किक श्रृंखला ग्राफ का रेखीय ग्राफ। तो अब आता है काल्किक यानी टाइम सीरीज। टाइम सीरीज कैसे बनती है, तो देखिए आंकड़ों के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण की जगह विधि रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ कहलाती है। यह समय घंटा, दिन, महीने, वर्ष आदि के साथ बदलते हुए आंकड़ों के चित्रात्मक प्रदर्शन होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है उसके लिए ग्राफ बनाते हैं। समय के अनुसार डेटा में बदलाव और ट्रेंड को समझने में सहायक होता है, यानी समय के साथ क्या बदल रहा है। जैसे आपने शेयर मार्केट वगैरह देखा होगा ना, कि एक तरह से ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो इस तरह से एक सरल और स्पष्ट चित्र जहां आंकड़ों का उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से आंकड़ों के उतार और चढ़ाव को देख सकते हैं। कैसे बनता है, क्षैतिज एक्स पर समय को अंकित किया जाता है, जैसे दिन, महीना, साल। तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या होगा, दिन हो गया, महीना हो गया, साल को दिया जाएगा। लंबवत वाई एक्स पर अनिश्चित चर होते हैं को दर्शाया जाता है, जैसे तापमान हो गया, बिक्री हो गया, उत्पाद हो गया, इन सब चीजों को दिखाया जाता है। समय के साथ प्राप्त आंकड़ों के बिंदुओं को सरल रेखाओं से जोड़कर रेखीय ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी आपके पॉइंट होते हैं उनको ग्राफ पे पहले ऐसे इंडिकेट किया जाता है, उसके बाद फिर ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फोन का उत्पादन है, कोई भी एक एक्स कंपनी है, उसका मोबाइल फोन का उत्पादन 2011 में इतना था, 12 में इतना था, 13 में इतना था, 14 में इतना था, 15 में इतना था, 16 में इतना था। ठीक है, तो ये एक चर वाला ग्राफ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ईयर वाइज, ये आपके ईयर वाइज हो गए, किस तरह से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसको दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे दो चर वाले भी होते हैं। ठीक है, दो चर वाले ग्राफ भी बनते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी मोबाइल फोन की कंपनी है एक्स और जो भी मोबाइल फोन की कंपनी है वाई, उसने किस तरह से उत्पादन किया था 2011 में 2016 तक, ऐसे इसने उत्पादन किया था जो 2011 से और 2016 तक। ठीक है, इनको कंपेयर करना हो तो हम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका जो शुरुआत हुई थी। अगर आप देखेंगे तो दोनों, एक की शुरुआत जो हुई थी वो 5 से हुई है और एक की जो शुरुआत हुई है वो 0 से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका एक्स वाला हो गया और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, ये आपका एक्स है और ये वाई कंपनी।
तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं भाई कि कौन सी कंपनी जो है किस तरह से ग्रोथ करी है, ठीक है ना, किसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, किसने कम किया है। तो कंपेयर करना जो होता है वो आसान हो जाता है टाइम ग्राफ के द्वारा, या किसी चीज़ का अनुमान लगाना हो गया, आपकी बिक्री का अनुमान लगाना हो गया, तापमान का अनुमान लगाना हो गया, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट हो तो जरूर करें।